हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब घर पर जो भी हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं देख रहे होंगे अच्छे से और अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे होंगे अच्छे, मतलब जो वीडियोस वगैरह देखकर और पढ़ाई कर कर। बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि भी सब कुछ पढ़ना लिखना छोड़ दो। हमेशा जो वीडियोस आप लोगों को भेजे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, प्लीज़ आप उनको देखें और घर पर बैठकर इनको पढ़ें और सेफ रहें। ठीक है। आज जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है, यहाँ पर बहुत बेसिक टॉपिक है, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम जो फॉर्मूला हम कैसे याद करें। तो फॉर्मूला कभी हमको याद करना नहीं होता, उसे हमें बनाना है, वो आना चाहिए। तो वही चीज़ों को लेकर मैं है जो 9th क्लास का टॉपिक है वो वापस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो रटने की हमको ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक जो आयंस वगैरह के ऊपर जो चार्जेस हैं, वैलेंसीज हैं, वो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर वो आपको चीज़ें अगर आ गई समझ में तो आपको कभी भी फॉर्मूलेज हैं वो कभी भी क्रैम नहीं करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज मैं बहुत बेसिक टॉपिक है जो एक तरीके से समझ लीजिए केमिस्ट्री का बेस ही है, वो लेकर मैं आज आपके यहाँ पर आई हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हाउ कैन वी मेक और वी कैन राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। चलो तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले इस जो टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला जो सब टॉपिक मैं ले रही हूं वो है वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ पर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की कितनी होगी, वो कितने एटम के साथ में क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, वो डिसाइड करता है उसकी वैलेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर लिया H2O, अब इसका जैसे स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू मुझे पता लगाना है कि वैलेंसी क्या है। बहुत बेसिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, तो मुझे पता लगाना है कि भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी हो गई, वहां पर 1 हो गई। इसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन है वो एक ही साइड से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन ये यहां से और यहां से दो साइड से क्या कर रहा है, बॉन्ड है वो बना रहा है। तो इस केस में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, वहां पर 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आई, वहां पर 1 आई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हमने बॉन्ड बनाने के बेसिस पे हमने पता लगाया कि उनकी वैलेंसी है वो कितनी हो सकती है। उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हमने ये चीज है वो पता लगा ली कि उनकी वैलेंसी है वो कितनी होगी। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया NH3, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो वापस आपको वही मिलेगा कि हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही साइड से क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तीनों हाइड्रोजन है, तीनों है वो एक एक बॉन्ड ही यहाँ पर बना रहे हैं। जबकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना रहा है। इसका मतलब है नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो गई, वो हो गई यहाँ पर 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। हमें कैसे पता चला कि वो कितने अदर एटम के साथ में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और वो ही उसकी डिसाइड करेगा वहां पर वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंसी इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल के ऊपर, कि अब यहां पर किसी का भी, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो फॉर्मूला यहां पर हमने लिखा, ये तो चलो मुझे याद है बेसिक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में हम किस तरीके से फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, कैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देती हूँ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, जिसके बेसिस से हम इजीली है वो वैलेंसी का है वो पता लगा सकते हैं। अब
ऑक्टेट के अंदर, जैसे कि मेरी आदत भी है, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि हम पहले हमने जो लिखा है उसी से हम पहले पता लगा लेंगे कि भाई इसका ये क्या कहना चाह रहा है। तो ऑक्ट का मतलब होता है 8। अब यहां पर 8 क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहां होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर एटम को हम मानते हैं वहां पर स्टेबल। और कोई भी एटम है वो स्टेबल होना चाहता है। सब लोग अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो मतलब बहुत अनस्टेबल हो, कभी कोई काम कर रहा है कभी कोई काम कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। आप लोग अपने पेरेंट्स को भी देखते हो, सब वेल स्टेबल हैं अपनी अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से एटम की भी टेंडेंसी है, एटम भी क्या है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल कब हो सकता है, जब उसको वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले। और कहाँ होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जिसको हम एक नाम और देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर आपको यहां पर आउटर मोस्ट शेल की जगह वैलेंस शेल है वो पढ़ने को मिले, वैलेंस शेल। तो या तो आप आउटर मोस्ट शेल कह लो या फिर क्या कह लो, वैलेंस शेल कह लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। वैलेंस शेल के अंदर वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर वो कोई भी एटम है वो स्टेबल होगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो क्या करेगा, तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए वहां पर वो या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वहां पर लूज करेगा, या वहां पर शेयर करेगा, या फिर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इन तीनों तरीकों को ऑप्ट करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे कर सकता है। तो यहां पर मैं वापस इसके ऊपर आ जाती हूँ, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल को और क्या कह सकते हैं, वैलेंस शेल कह सकते हैं। अब रही बात, अगर कोई एटम है जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी स्टेबलाइज होना। अब वो स्टेबलाइज होने के लिए करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर। तो यहां पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस तरीके से शेयर करेगा, वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आई थिंक आप लोगों को 20 तक एटॉमिक नंबर्स हैं वो पता होंगे, और नहीं भी है पता तो भी आप इसको स्टार्ट कर दो कि भाई 20 तक तो एटलीस्ट है वो आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो है जो एलिमेंट्स उनके सिंबल्स हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 11 है। अब यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, तो शेल्स होते हैं हमारे पास में KLMN, बेसिक बता रही हूँ इस वजह से ये बता रही हूँ, अगर 11th का बताऊंगी तो अलग रहेगा उसमें। अब इनिशियल लेवल पे, 9th लेवल पे ये शेल्स के नाम है KLMN। अब किसी भी शेल के अंदर वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं, उसके लिए एक रूल आता है, वो रूल है 2n²। रूल क्या होगा, 2n²। अब यहां पर k के लिए n की वैल्यू होती है 1, l के लिए होती है 2, इसके लिए होगी 3 और इसके लिए होगी 4। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, KLMN 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज है वो पुट करते जाएंगे और हमें आंसर है वो मिलता चला जाएगा। तो k के लिए हमने लगाया 2n², तो कितना आया हमारे पास में, 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। तो k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास में l, तो l के लिए हमने अगेन रूल लगाया 2n², तो कितना आया, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वहां पर 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन इट विल बिकम 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर m और फिर बाद में n, फिर वापस रूल लगाया 2n², तो 2 × 3 का स्क्वायर, आंसर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 18। अब लास्ट बचा n के अंदर, तो यहां पर 2 × 4 का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 32। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी किसी भी शेल के अंदर। K के अंदर 2 रहेगा, L के अंदर 8 रहेगा, M के अंदर 18 रहेगा और N के अंदर 32 रहेगा। इसको भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 2n²। अब इस फॉर्मूले से मुझे पता तो चल गया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब फिल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सोडियम को, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैं अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करूंगी। कैसे करेंगे? K में मैंने कहा कि 2 मैक्सिमम है, मतलब आप 2 से वहां पर ज्यादा फिल K में नहीं कर सकते हो। अगर है ही ऑलरेडी कम, जैसे मेरे को हाइड्रोजन का फिल करना है तो उसके पास में तो है ही 1, तो वहां पर 1 आ जाएगा। पर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 11 है मेरे पास में, तो मैं कैसे फिल करूंगी? सबसे पहले 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। अब L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? वो है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 यहां पर मैंने 8 लिख दिया। अब ऐड करो कितना हुआ? 2 + 8 कितना हुआ? 10। अब 10 हो चुका है, अब कितना रिमेनिंग है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? M के अंदर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर तो 18 आ सकते हैं और मैंने 1 लिखा है, तो कम तो हो सकता है, बट उससे उस नंबर से एग्जैक्ट जो मैक्सिमम नंबर है उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो बचा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब यहां पर मेरे को लगाना है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल जब हम लगाएंगे इसके अंदर, तो यहां पर मुझे दिमाग में रखना है कि मुझे एनी हाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो यहां पर सोडियम है, अगर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो वहां पर कितने मिल जाएंगे? इसको 8 मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे 8 यहां पर। तो यहां पर ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लूज ही क्यों करेगा, गेन नहीं कर सकता क्या 7 इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इट इज वेरी टिपिकल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वगैरह अभी अगर गेन करता है तो उसमें बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज वगैरह होता है। तो हार्डली वहां पर कोई भी एटम है 1, 2, 3, बस 3 से ज्यादा वो कोई ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। एक छोटा सा और हिंट आपको दे देती हूँ। अगर मेटल्स है तो उनकी टेंडेंसी होगी हमेशा, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्या है? मेटल, तो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी क्या होगी? टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। वही अगर नॉन मेटल है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके रिस्पेक्ट में उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Na+। Na+ ही क्यों लगाया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब इस कंडीशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2, 8, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर मिल चुके हैं। अब ये स्टेबलाइज हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने समझा 2n² वाला रूल आपने समझा, मोनो एटॉमिक कैटायन आपने समझा। मोनो एटॉमिक कैटायन मतलब जिसमें एक एटम है और उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जब भी किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन है वो बोलेंगे। और कैटायन कौन बनाता है ये भी मैंने आपको बताया। कौन बनाएगा भाई? मेटल्स बनाएंगे, बिकॉज मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा कैटायन वाला पार्ट। चार्ज आया, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो हमने सीखा। अब आपके दिमाग में जैसा कि आ रहा होगा भाई गेन भी तो कर सकता है, तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब जैसे कि ये तो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इससे आपको हेल्प रहेगी कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। अब मैंने यहां पर ले लिया Cl, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले किया था, क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन KLMN, ये हमको लिखना है। यहां से अभी जैसे आपको इनिशियल लेवल है नहीं पता होगा, तो मैंने ये लिखा हुआ है 2, 8, 18 और 32। अब 2 में, इसमें K में कितना आएगा? 2। हम आगे बढ़े, अब कितना आ गया? 8। अब ऐड करो कितना हो गया? 10 हो गया। स्टिल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। अब
m में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 18, पर मेरे पास कितने बच रहे हैं 7, तो मैं यहां पर लिख दूंगी यहां पर। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन 287। अब हमें देखना है कि ये लूज करेगा या गेन करेगा। तो उसके लिए मैंने एक हिंट आपको दे रखा है, आपको देखना है कि ये एटम मेटल है या नॉन मेटल है। तो यहां पर क्या है कि भाई ये नॉन मेटल है तो इसकी टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे। अब वैसे भी अगर जैसे देखा जाए तो 7 है इसके पास में, तो ये यहां पर 7 लूज तो नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा आपको कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी लूज और दे कैन बी गेन, बट नॉट मोर देन 3। तो यहां पर 7 तो 3 से ज्यादा हो गया, तो ये 7 तो लूज करेगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचा, क्या ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन अगर कर लेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Cl- और कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 288, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो उस कंडीशन में Cl के ऊपर चार्ज क्या आया, नेगेटिव। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, वहां पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो यहां पर चार्ज आया नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एनायन, इसको हम बोलेंगे एनायन। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको हमने क्या बोला था, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज आया तो उसको हम बोलेंगे एनायन। तो ये था यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनायन बना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने तो 3 मेथड बताए थे, अब तीसरा कहाँ है। तो यहाँ पर लूज करना बता दिया आपको, गेन करना आपको बता दिया। अब थर्ड मेथड है जो हमारा बच रहा है वो है शेयरिंग वाला मेथड। अब वो कब होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। कुछ केसेस में जैसे कि क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि हम बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं, तो एग्जांपल से मैं बहुत बहुत सिंपल लेके चल रही हूँ। H2, ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये चाहते हैं क्योंकि इनके पास में एक ही शेल है वो है K, और उसके पास में उस K के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, 1। तो ये चाहते हैं कि भाई 1 के बजाय अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएं, मतलब डुप्लेट हो जाए, मतलब 2 हो जाएं, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एक थोड़ा सा पॉइंट मेरा रह गया था, ऑक्टेट रूल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि भाई कोई भी एलिमेंट जो एटम है वो क्या करना चाहता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है। बट इन केस ऑफ हीलियम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं, और उसको हम बहुत स्टेबल मानते हैं, नोबल गैस में मानते हैं। तो वहां पर 2 है फिर भी स्टेबल क्यों है, तो वो हीलियम एक्सेप्शनल है, उसके लिए हम ऑक्टेट रूल नहीं अप्लाई कर हम बनाते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट का मतलब K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, और 2 क्या है, स्टेबल है। यहाँ पर K में जिसमें भी जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अगर उनको उतना उतना मिल रहा है, इसका मतलब दे आर सेटिस्फाइड। तो वहां पर हीलियम के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, उसको 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। तो यहाँ पर हीलियम के केस के लिए हमेशा आप ध्यान रखना कि हीलियम के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, डुप्लेट वाला। तो मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड इट विल बी हाईली स्टेबल। नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, बहुत स्टेबल होती है। हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि भाई यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा फिर भी स्टेबल है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस आ जाते हैं शेयरिंग वाले पे। तो H2 दोनों चाहते हैं कि हमारे पास में एक के बजाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए, 2 हो जाए। तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों ने जब शेयर किया तो इसको भी, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और अगर इसको हाइड कर दूं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो दोनों का काम हो रहा है यहाँ पर।
दोनों का जो कहते हैं ना बिजनेस जो पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनरशिप के अंदर 50% इसने लगाया 50% इसने लगाया, बेनिफिट दोनों को हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों का ही जो हम कह सकते हैं मोटिव है वो पूरा हो रहा है, दोनों का मोटिव है फुलफिल हो रहा है। तो इस तरीके से इसको भी 2 मिल गए और इसको भी 2 मिल गए। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है शेयरिंग का, अभी आपको इनिशियल लेवल पर इतना बहुत है। तो इस तरीके से हमने शेयरिंग भी देख लिया, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट है तो यहाँ पर डुप्लेट आएगा वो पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने समझा वैलेंसी, हमने समझा कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसके बाद में वैलेंसी हम कैसे देख सकते, कैसे पता लगा सकते, उसके लिए पहले हमने सीखा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कैसे पूरा करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, सबके पास तो होते नहीं, कैसे पूरा करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई भी फॉर्मूला है वो बनता कैसे है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया Na+ और Cl-, तो उसे चार्ज आ गए, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो वो हम अब देखते हैं यहाँ पर Na+ Cl-, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के बताए थे। अब कभी भी सोडियम और क्लोराइड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से होंगे, तो वो थोड़ा सा मैं बैक में जाती हूं। बीच में मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब यहां पर हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बनाइएगा, 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैं लिख भी देती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें थे 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इसको सिर्फ सोडियम लिखती हूँ, ठीक है। तो ये सोडियम का मैंने एक तरीके से यहाँ पर आपको एटम है वो बनाकर बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठे हुए। अब रही बात Cl की, तो Cl को भी देख लेते हैं हम। अगेन सेंटर के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 7 2 8 1 2, फिर 8 3 4 5 6 7 8। अब आउटर शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। किस तरीके से होगा, जब ये आपस में बॉन्ड बनाने के लिए जब आएंगे, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब क्या होगा, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट हुआ, अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये पूरा शेल बाहर से खत्म। अब हमारा आउटर मोस्ट शेल है वो ये रह गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ के अंदर और ये कन्वर्ट हो गया टू 8 के अंदर। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, अलग से दिखाने के लिए मैंने E- लिखा है। अब ये कन्वर्ट हो गया Cl- और ये बन गया 2 8 8, ठीक है। बॉन्ड बना Na+ Cl- के बीच में, जिसको हम कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं NaCl। तो इस तरीके से ये पूरा है वो एक आयनिक कंपाउंड है वो बन गया। ये आयन, अब ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये आयन कहां से लेकर आ गई। आयन का मतलब होता है एनी चार्ज्ड स्पीसीज। एनी चार्ज स्पीसीज का मतलब कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज ये 2 ही है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयनिक बॉन्ड। बहुत सिंपल है, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना, कंपाउंड बना,
तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बना तो आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई यहाँ पर आयंस है, आयंस के बीच में बॉन्ड बना, इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बना, या हम कह सकते हैं उसका फॉर्मूला है वो बना। अब आगे ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अब आप सोचो कि भाई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज भी होते, वो कैसे बनते हैं? तो वो होते हैं हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स। अगर वहां पर दो से ज्यादा एक से ज्यादा, मोनो का मतलब हो गया एक, और अगर दो है तो डायएटॉमिक बोलते हैं, और दो से भी अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसको इस कैटेगरी में हम रखेंगे, वहां पर पॉलीएटॉमिक आयंस की कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर दो से ज्यादा अगर एटम्स हो गए तो ये बन गया पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है। अब आयंस का मतलब स्पीसीज विच कैरी चार्ज। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट SO4-2, एक सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ पर 5 टोटल एटम्स हैं एंड दे आर कैरिंग -2 चार्ज। तो इसका मतलब पॉली एटॉमिक आयंस को ये क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है कंडीशंस को। वहां पर दो से ज्यादा एटम्स हो गए, उनके ऊपर चार्ज हो गया, तो इस वजह से उसको क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयन है वो कंसिडर किया जाएगा। अब आप सोचोगे इनको अब याद कैसे करें? तो ये चीज आपको जरूर है वो थोड़ी याद करनी पड़ेगी, किसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। जैसे SO4-2, SO4-3, S-2, इसको जब भी सल्फर के साथ में 4 ऑक्सीजन है और उसके ऊपर चार्ज आ रहा है -2, 11th तक तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर लिखना है और किस तरीके से वहां पर चार्जेस हैं वो आएंगे, क्योंकि आगे फर्दर वहां पर पूरा जो बैलेंसिंग के थ्रू वो सारा आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सारी टर्म्स है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी, तो वहां थोड़ा और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। पर अभी जैसा कि मैंने कहा मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ आपको, तो ये इनिशियल लेवल पे यू हैव टू लर्न दिस। तो इसको हम कहेंगे सल्फेट, इसको हम क्या कहेंगे? सल्फेट आयन। और सल्फेट जब भी आएगा तो सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन आएंगे? 4 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन कम किया, एक ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। इट विल बिकम सल्फाइट। क्या बन गया? सल्फाइट। अब यहां पर जो ऑक्सीजन थे सारे ही हटा दिए, तो यहां पर इसको हम बोलेंगे सल्फाइड। एक और बताती हूं आपको, जो भी मोनो एटॉमिक्स हैं तो उनके आगे जैसे O-2, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड। उनके पीछे क्या आता है? आइड आता है। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा और सीख जाओगे, इनके फॉर्मुलेस वगैरह जब आप लर्न करोगे, तो वहां पर क्या है कि थोड़ा इजियर हो जाएगा वहां पर कि किस तरीके से कहाँ कितने वहां पर ऑक्सीजन आ रहे हैं, या इस तरीके से मोनो एटॉमिक आ रहे हैं तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, या मतलब उनको क्या नाम बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर Cl- होता तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक में तो ये आएंगे सल्फेट और सल्फाइड। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ले लूं NO3-, NO2-, तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट, और एक कम हो गया तो नाइट्राइट। ठीक है। इसी तरीके से अगर PO4 का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, PO4-3 को कहते हैं फॉस्फेट। ठीक है। तो ये जब आप टेबल पूरी लर्न करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला बनाना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको है, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपको, पर ये लॉन्ग टाइम तक आपको क्या है कि इजी हो जाएगा। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी कि भाई फॉर्मूला आपको क्रैम करना पड़ रहा है। जब आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे तो हमने यहाँ पर पॉलीएटॉमिक थोड़ा बहुत तो मैंने आपको हिंट दिया है इस तरीके से थोड़ा जुगाड़ करने का कि भाई 4 ऑक्सीजन है तो सल्फेट और सल्फर के साथ में है ना, सल्फर के साथ में। उसी तरीके से फॉस्फेट जरूर बताया मैंने आपको, PO4-3, तो यहां पर भी 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी हम सफिक्स क्या लगाएंगे? फॉस्फेट। ठीक है। 3 ऑक्सीजन पे आइट आ जाएगा यहां पर सल्फर के साथ में, तो ये बन गया सल्फाइट। उसी तरीके से यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्सीजन वाला है उसको हम कहेंगे नाइट्रेट, नाइट्रोजन के साथ में,
और से कम हुआ तो नाइट्राइट, इस तरीके से आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजी तरीके से इसको क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। और बाकी आपको इसमें क्या है कि टेबल आपको दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, तो उससे आप बहुत इजी तरीके से इसको एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको पूरा टेबल है वो लर्न है वो हो जाएगा। अब हम जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, अगर हमें वहां पर पता हो किसी का भी वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम ले यहां पर, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज आता है +2, मोनो एटॉमिक है, मेटल है, इस वजह से प्लस आ रहा है। कार्बोनेट पॉली एटॉमिक आयंस में आता है, चार्ज होगा CO3-2। अब सबसे पहला काम जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने अलग अलग कैल्शियम का सिंबल लिखा, कार्बोनेट का सिंबल लिखा, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, उनके नीचे उनके चार्जेस लिख दिए, जो वैलेंसीज है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वैलेंसीज का हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम चार्जेस ऑलवेज विल बी कैंसिल, जैसे +1 जो +1 और -1 कैंसिल आउट, +2 -2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल कितना आया, Al, चार्ज होता है +3, क्लोराइड Cl-1। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो नीचे चार्जेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो Al के नीचे कितना आएगा 1, Cl के नीचे कितना आएगा 3। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला। अब एक और है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टिपिकल और ले लेते हैं हम। एक फॉर्मूला ले लेते हैं यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का मैंने थोड़ी देर पहले बताया सिंबल कितना होगा Al, सल्फेट का कितना होगा SO4। इसके ऊपर चार्ज है +3, ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब Al के नीचे क्या लिखोगे आप 2, और SO4 के नीचे, ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिया मैं बताती हूँ अभी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, then it will become 43, that is wrong, 43 तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन आ रहा है, then firstly you have to make small bracket बनाओगे, then you have to apply the number। तो उसके बाद में आप बाहर है वो ब्रैकेट के नंबर है वो लगा सकते हो। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यहां पर बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप फॉर्मूला है वो बना सकते हो। बस आपको बेसिक है वो बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। वैलेंसी क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, किस तरीके से हम वैलेंसी है वो फाइंड कर सकते हैं किसी की भी। तो जब वैलेंसीज आपको पता चल जाएगी तो आप इजीली तरीके से वहां पर कोई भी फॉर्मूला है वो बना सकते हो। वैलेंसी कैसे पता लगा सकते हैं, कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा, ये भी मैंने आपको बताया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी, जैसे एक और मैं बता देती हूँ, जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 2 8, ठीक है, 2 और 8 कितना आया 10 हो गया। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो यहां पर वैलेंसी कितना होगा, अब इसका ऑलरेडी 8 मिल रहा है भाई। तो यहां पर क्या है, जब ऑलरेडी 8 मिल रहा है इसका मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 0। ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाए तो आप इजी तरीके से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या होगी, वो पता लगा सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिखा है यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम के लिए आप सोच रहे होंगे मैम ने फटाफट से 3 लिख दिया।
13 एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 283। अब मेटल है तो देख के समझ जाओ, 3 क्या करेगा, लूज करेगा, लूज कर रहा है, इस वजह से मैंने क्या लिखा, +3 लिखा। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत हैबिट आपकी पड़ जाएगी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, तो आप इजीली चुटकियों में पता लगा लोगे कि भाई यहाँ पर जो प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या चार्ज आएगा, मेटल है, नॉन मेटल है। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस है वो करते हो। तो इस तरीके से आप पूरे इस टॉपिक से अब कभी भी आपको इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, वहां पर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का है वो लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से अपनी बुक उठाओ और उसमें जितने भी कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले हैं उनको खुद बनाने की है वो कोशिश करो। थैंक यू।